वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं भारत का भूगोल और आज हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, तो इसमें देखिए, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। ठीक है, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं और इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम है। ठीक है, इसके बारे में देखिए, मुख्य अपवाह प्रतिरूप। तो जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। ठीक है, जैसे उत्तरी मैदान की नदियाँ। ठीक है, उत्तरी मैदान की नदियाँ क्या है, इनका जो अपवाह तंत्र होता है इसका प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के तरह होता है। और जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो इसे अरीय यानी रेडियल प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ इस प्रवाह प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, और जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हों तथा सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हों तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। और जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्री प्रतिरूप कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपवाह प्रतिरूप हम लोगों ने देख लिया। वृक्षाकार वाला जहाँ पे पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो। अरीय क्या होता है, जिसमें किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हो। जालीनुमा जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समांतर हो और सहायक उनसे समकोण पे मिलती हो। और जब सभी दिशाओं से नदियाँ बह करके झील या गर्त में विसर्जित हो जाती हैं तो उसको अभिकेंद्री कहते हैं। तो ये तो देख लिया हम लोगों ने मुख्य अपवाह प्रतिरूप। फिर देखिए, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे जल ग्रहण यानी कैचमेंट क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर यानी वाटर सेट कहते हैं। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर ही कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है, जल संभर का आकार छोटा होता है। ठीक है, अब चलिए आते हैं भारत का अपवाह तंत्र। ठीक है, तो एक निर्धारित जलमार्ग द्वारा जल के प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। इस प्रकार कई जलमार्गों के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। पहले भी हम लोगों ने पढ़ा, नदियों उनकी सहायक नदियों के द्वारा प्राकृतिक अपवाह तंत्र का विकास होता है। तो अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारक ये देख लीजिए। पहले तो चट्टानों का स्वरूप एवं संरचना, स्थलाकृतिक ढाल, प्रवाहित जल की मात्रा, प्रवाह की अवधि अथवा समय, ये जो फैक्टर हैं ये अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं। उद्गम की दृष्टि से भारतीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हिमालयी अपवाह तंत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है इन दोनों की तुलना देखते हैं, हिमालयी व प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना। तो उद्गम स्थल की बात करें, सबसे पहले उद्गम स्थल तो हिमालयी नदी में देखा जाए तो हिम नदियों से ढके हिमालय पर्वत, और प्रायद्वीपीय नदी प्रायद्वीपीय पठार व मध्य उच्च भूमि इनका उद्गम स्थल। प्रवाह प्रवृत्ति तो हिमालयी नदियों की प्रवाह प्रवृत्ति 12मासी हिमनद और वर्षा से जल की प्राप्ति होती है, और प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसम मानसून वर्षा पर निर्भर होती हैं। अपवाह के प्रकार देख लीजिए, तो हिमालयी नदियों के पूर्ववर्ती व अनुवर्ती मैदानी भाग में वृक्षाकार प्रारूप, और प्रायद्वीपीय नदियों में अध्यारोपित
पुनर्युवनित नदियाँ अरीय आयताकार प्रारूप बनाती हुई। नदियों की प्रकृति, तो हिमालयी नदियों की प्रकृति देखिए, लंबा मार्ग, ऊबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरती हुई नदियाँ, अभिशीर्ष अपर्दन व नदी अपहरण, मैदानों में जलमार्ग बदलना तथा विसर्प बनाना, ये हिमालयी नदियों की प्रकृति है। और प्रायद्वीपीय नदियों में सुसमायोजित घाटियों के साथ छोटे निश्चित मार्ग होते हैं इनके। जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण होता है और प्रायद्वीपीय नदियों में अपेक्षाकृत छोटी द्रोणी। नदी की आयु, इसमें युवा क्रियाशील घाटियों को गहरा करना, और प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रवणित परिच्छेदिका वाली प्रौढ़ नदियाँ जो अपने आधार तल पहुँची हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र। इसके बारे में देखते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ठीक है, यहाँ पे उत्तराखंड में इसको भागीरथी के नाम से जानी जाती है। फिर उसके बाद यह मध्य लघु हिमालय श्रेणियों को काट करके महाखड्डों से गुजरती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, जो भागीरथी नदी है ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और इसके बाद गंगा कहलाती है। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलने के बाद फिर गंगा नदी हरिद्वार के मैदान में प्रवेश करती है, वहाँ से फिर दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर और फिर पूरब की ओर बहती है और अंत में दक्षिण मुखी होकर के जो दो धाराएं भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती है। इस नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में देखिए 1450 किलोमीटर और बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर का मार्ग तय करती है। ठीक है, गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। यमुना जो है वो गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी। इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद है जो हिमालय में बंदरपूछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और प्रयागराज इलाहाबाद में इसका गंगा से संगम होता है। चंबल नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट ये निकलती है। उत्तर मुखी होकर के एक महाखड्ड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां पे इसी पे चंबल नदी पे ही गांधी सागर बांध बनाया गया है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोटा से यह बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर होती हुई यमुना में मिल जाती है। ठीक है, चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड यानी रेवाइन कहा जाता है। ठीक, तो गांधी सागर बांध याद रखिएगा चंबल नदी पे है। गंडक नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। इम्पॉर्टेंट है। नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है। गंडक नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। इम्पॉर्टेंट है, गंडक नदी उत्तर प्रदेश में नहीं प्रवाहित होती है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, कोसी नदी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है। इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। अरुण नदी से मिलकर सप्तकोसी बनाती है। रामगंगा नदी की बात करें तो गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से मिलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। शिवालिक को पार करने के बाद यह अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है और उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है। अंत में कन्नौज के निकट ये गंगा नदी में मिल जाती है। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है और बराकर इसकी मुख्य सहायक नदी है। ठीक है, बराकर याद रखिएगा दामोदर नदी की सहायक नदी है
और कभी बंगाल का शोक कहे जाने वाली इस नदी को दामोदर घाटी कॉरपोरेशन द्वारा एक बहुउद्देशीय परियोजना ने वश में कर लिया है। बंगाल का शोक, दामोदर नदी। शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद में है, जहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहाँ इसे कालिक या चाइक कहा जाता है, घाघरा में मिल जाती है। गंगा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी महानंदा है, जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है, और यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। गंगा के दक्षिण तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है, जो अमरकंटक पठार से निकलती है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले से बहती है और चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है। ठीक। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी मंदाकिनी है। यह चोराबाड़ी ताल से निकलती है और सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। केदारनाथ जो है मंदाकिनी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, केदारनाथ। कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडार नदी से मिलती है। अलकनंदा शिवलिंग शिखर के उत्तर पूर्व भाग में अलकापुरी स्थित सतोपंथ शिखर में हिमनद से निकलती है। सतोपंथ शिखर में अलकनंदा नदी, और हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं, जैसे उसमें है रामगंगा, शारदा, सरयू, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना। यमुना नदी की बात करें तो यमुनोत्री से निकलती है और गंगा के दाहिने किनारे पर समानांतर बहती है और प्रयागराज में इसका संगम होता है। शारदा नदी नेपाल हिमालय में मिलाम हिमानी से निकलती है। प्रारंभ में इसको गौरी गंगा कहते हैं और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में घाघरा से मिलती है। कोसी नदी भी नेपाल हिमालय से निकल करके गंगा में मिल जाती है और प्रायः मार्ग बदलने की प्रकृति के कारण इसमें भीषण बाढ़ आती है। इसी कारण इसको बिहार का शोक कहा जाता है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकल करके पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिल जाती है और त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल स्थित दूधा टोली श्रेणी से होता है। ठीक है, और इसकी मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा, केन हैं। अमरकंटक के पहाड़ से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी तट की मुख्य सहायिका है, जो पठार के किनारे पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है। दामोदर नदी वहीं झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकल करके हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पूर्व उससे मिलती है और दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण इसको बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। ठीक है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। यह पहले उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर कोटा राजस्थान के निकट गार्ज का निर्माण करती है, फिर राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होते हुए अंत में यमुना में मिल जाती है। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमत ताल, फुलहर झील, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में है। इसकी खासियत ये है कि गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है वो मैदान में है, गोमती नदी। ठीक है। गंगा सुंदरबन डेल्टा की बात कर लेते हैं। भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों द्वारा हुआ है और लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में और शेष भाग जो है इसका भारत में आता है। और भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है।
यमुना नदी और सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य कैमूर श्रेणी करती है। कैमूर श्रेणी। सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है और कैमूर श्रेणी सोन नदी के उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है। ये पटना के निकट गंगा से मिलती है। तो दोस्तों ये रहा आपका गंगा का नदी तंत्र, गंगा का अपवाह तंत्र। तो अब देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो को ज्योग्राफी के ये सब जैसे माउंटेन्स हुआ, ये रिवर सिस्टम, ये सारा देखने के लिए आप लोग साथ में मैप भी रखा करिए, इसके लिए काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।